नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो जिसको हम लोग संवर्धन मदरसन नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, वो कंपनी आज ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है और इस कंपनी अकेला ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज ने रिटर्न जनरेट करके दिया, उनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी कंपनी ने दिया, करीबन 1,00,000% से भी ज़्यादा। अभी 1,00,000 मतलब मैं कोई रुपीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1,00,000% के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 1,00,000% की कंपनी रिटर्न दिया है, तो सोचिए कितने मल्टीबैगर कंपनी बन चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्त इस बात को मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर अभी भी प्राइस 137 है, क्या फिर से कंपनी मल्टीबैगर बनेगी? देखिए प्राइस को आप देखकर हमेशा यही सोचते हैं कि प्राइस आज 137 है, कल मान के चलिए 5 साल बाद 10 साल बाद इस कंपनी मान के चलिए 13,000 चला गया, तो ऐसे 13,000 नहीं जाएंगे क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 93,000 करोड़। देखिए 13,000 जाने के लिए कितना गुना होना चाहिए आप सोचिए एक बार। 13 गुना छोड़ दीजिए, अगर 1300 रुपीज़ भी हो गया ना तो 10 टाइम्स का ग्रोथ हो जाएगा। तो 10 टाइम्स का ग्रोथ मतलब यहाँ पे मार्केट कैप भी 10 टाइम्स होना चाहिए। तो मार्केट कैप 10 टाइम्स होना होगा मतलब 1 लाख से 13 लाख करोड़ बनना चाहिए। तो इतना बड़ा मार्केट कैप बनने के लिए ऑटो इंश्योरेंस को कितना काम करना पड़ेगा और सारे मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट देना होगा। उतना एफर्ट शायद ऑटो इंश्योरेंस दे नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस मार्केट में। क्योंकि इस फील्ड में आप देख सकते हैं उनो मिंडा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना बीएलडब्ल्यू, तो बहुत मदरसन वायरिंग्स, इस तरीके से कुल मिलाकर 97 कंपनीज है। तो सोचिए 97 कंपनी को मार्केट में टक्कर देना इतना आसान नहीं है। और 97 तो लिस्टेड कंपनी है और भी बहुत सारे कंपनीज है जो लिस्टेड नहीं है मार्केट में। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको एवरेजली रिटर्न मिलेगा, यही काफ़ी है। एवरेजली रिटर्न मतलब क्या है? कंपनी देखिए लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में रिटर्न किस तरीके से दिया। 10 साल में 11%, 5 साल में 16%। करंट ईयर में कंपनी 63% का रिटर्न दिया। 3 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं है। तो बाकी देखिए सेल्स का ग्रोथ लास्ट ईयर में कंपनी के ऊपर शानदार देखने को मिला, 28%, 57%। और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखा जाए तो बेसिकली थोड़ा सा वीकनेस में है। और मैंने जब ट्रेड लिया था, मैं आपके साथ शेयर भी किया था किस बेसिस में मैंने ट्रेड लिया और कहाँ तक मेरा टारगेट है। तो फाइनली वो टारगेट मुझे मिल चुके हैं। किस तरीके से टारगेट हुआ वो मैं आपको शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के ऊपर मैंने एंटी क्यों लिया था वो मैं आपको बता दूं। पहली बात, कंपनी के ऊपर जब एंटी बना था तब टाइम ऑफ पीरियड था कब? तो एक्चुअली जब एंटी बना था वो टाइम कुछ इस तरीके से लेवल में था। तो इस तरीके से कुछ लेवल में था। ये टाइम है दिसंबर का क्वार्टर के बाद, मतलब दिसंबर का रिजल्ट आने के बाद ही मैंने डिसीजन लिया। तो दिसंबर का रिजल्ट किस तरीके से हुआ था आप ध्यान से देखेंगे तो 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक कंपनी के सेल्स बढ़े। एक्सपेंस 18,000 करोड़ से 23,000 करोड़ तक बने। और जो नेट प्रॉफिट है 500 करोड़ से 650 करोड़ के आसपास बने। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ है, एक शानदार तरीके से जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। और मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन बना है जो सिचुएशन कंपनी को आगे पुश करने के लिए काफ़ी है। अभी देखिए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड किया है आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास 2 साल पीछे चले जाएंगे तो म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 7%, 6% के आसपास होल्डिंग था। आज वो बढ़ के कितना हो चुका है? 15%। ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो डबल से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग बढ़ चुके हैं। और एफ के पास जो होल्डिंग है वो करीबन 8.5% है, वो बढ़ के 12.5% हो चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन जो बना, इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के एक बूस्ट देखने को जरूर मिलेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था कुछ इस तरीके से बना। पहले देखिए क्या बना, एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना था, उसके बाद 2 बार शोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ था और फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन यहाँ पे मिला और मैंने इस जगह पे एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद मेरा जो टारगेट था वो कुछ 132 रुपीज़ के ऊपर, मेरा एक्चुअली 133 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट था। तो फाइनली देखिए कंपनी धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। ऐसे नहीं कि जब भी ब्रेकआउट करेगा वो रॉकेट की तरह भागेगा, ऐसे होगा नहीं। ये मार्केट के नेचर के खिलाफ है। हाँ, एक तो कंपनी में शायद आपको मिल सकता है, बाकी कंपनीज में नहीं दिखेगा। इस बात को आपको याद रखना है। और दूसरी बात, कोई भी कंपनी अगर स्ट्रांगली परफॉर्मेंस कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए।
तो फाइनली देखिए मैंने पेशेंस क्यों दिखाया, 2 कारण की वजह से। पहली बात कंपनी का फाइनेंशियल ठीक-ठाक था, दूसरी बात कंपनी का जो टारगेट था वो लाइफ टाइम हाई के नीचे था। इसलिए मैंने इस एंट्री को लिया और मैंने पेशेंस के साथ बने रहे। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो बेसिकली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड लगातार भागते चले जा रहा है। इस कंपनी तो धमाका परफॉर्मेंस कर चुके हैं। एक साल पहले 77 रुपीज था और आज कहाँ पे है, 300 रुपीज। तो इसका मतलब कंपनी कहाँ से कहाँ तक कंपनी जर्नी किया, आप सोचिए एक बार। 77 रुपीज एक साल पीछे था, एक साल मतलब 52 का लो था और 52 का हाई 322 बने। मतलब एक शानदार तरीके से कंपनी जंप किया। अभी देखिए इस तरीके से जंप क्यों हुआ, मैं पहले बोल चुका हूँ कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो बेसिकली देखा जाए तो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, साथ ही साथ जो मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन है, टेस्टिंग है, कम्युनिकेशन है, तो उसके साथ सर्विसिंग, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। और बेसिकली कंपनी डिफेंस के ऊपर, रेलवे सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ ट्रांसमिशन सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इस ऑन डिफेंस, इस तरीके से सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और जो कंपनी डिफेंस के ऊपर काम कर रहा है उसका बूस्ट होना अभी भी बाकी है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर फिर से गवर्नमेंट पहले जो था वही आए तो ऑब्वियसली एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। देखिए मैं यहाँ पे कोई पार्टी के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, ये आप खुद ही देखेंगे कुछ दिनों के बाद क्या होने वाला है। हाँ, इलेक्शन का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंस है और जिस तरीके से मार्केट ने लाइफ टाइम हाई को फिर से ब्रेक किया और इतना हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, मुझे लगता है मार्केट में जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं और वो भी इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले ही। अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है तो रिजल्ट आना तो बाकी है। तो जब रिजल्ट आएगा उससे पहले ही एक मस्त जर्नी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात खुद मतलब गवर्नमेंट ने ही बताया है कि अगर मार्केट फिर से रिकवरी कर रहा है उसका मतलब एक अच्छा खासा बुल रन फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली थिंकिंग इसीलिए रखता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर इस बार भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से छोटा सा सेल्स बढ़े मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले बार से 60 करोड़ था, पिछले सालों में 650 करोड़ था, इस बार अराउंड 500 करोड़ के आसपास बना। मतलब प्रॉफिट तो कंटिन्यू हो रहा है। प्रॉफिट बीच में तो 2 बार लॉस किए थे, उस लॉस को रिकवरी करके कंपनी फिर से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अच्छी बात है। हाँ, मान लेता हूँ जो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनमें से प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 63%, वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास है। तो इस बात से आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाई कर रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 1% होल्डिंग था, वो 5.5% हो चुके हैं। डीएस के सॉरी एफएस के पास 4% होल्डिंग था, वो बढ़ के 8.5% हो चुके हैं। मतलब एक अच्छा खासा हाई लेवल का जर्नी यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे बना है, जिस थिंकिंग के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के दम रखेंगी। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना था उसके ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया वो मैं आपके साथ शेयर किया। बहुत सारा ट्रेड इसके ऊपर बना था और बेसिकली फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि जो एक ट्रेड यहाँ पे बनने जा रहा है वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ऑलमोस्ट वो ट्रेड बनेगा कुछ इस तरीके से रेंज बेसिस में। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बना। एक रेंज बना का मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक रेंज बना जो कुल मिलाकर 20% के ऊपर जर्नी एक बाइंग कैंडल का रेंज बना। तो इस तरीके से जब भी कोई बाइंग रेंज बनता है मैं हमेशा दो चीज़ों को ध्यान देता हूँ। पहली चीज़ क्या है, जब भी शेयर इस लोअर लेवल को टच करेंगे, मतलब जहाँ पे इसका बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ था, इस लोअर लेवल को टच करेंगे तब मैं क्या करूँगा, एंट्री लूँगा और मेरा टारगेट रहेगा जब जो कैंडल लास्ट में हाई किया था उस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जब तक मुझे कोई मौका ना मिले तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो इसलिए हमेशा आपको मैं यही कहूँगा कि आप पेशेंस के साथ बन रहिए कंपनी के ऊपर, जब तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक काम मत करना। और हाँ, मेरे सारे चीज़ों को देखकर कल ही जाकर बाई सेल मत कर लेना, क्योंकि मेरा खुद का रिस्क है, मेरा खुद का मैनेजमेंट है और मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए।
मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद आप ज़रूर खुद के ऊपर डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो फिर से इस कंपनी के ऊपर जो जिस खबर का मैं इंतजार कर रहा था वो खबर आ चुका है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बहुत हद तक कम हुआ है। एक्सपेंस कंपनी थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले बार जिस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता देखने को मिला था, 350 करोड़ से 290, उसके बाद 222, मुझे लग रहा था इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट कम आएगा। मगर जब आरबीआई ने इस कंपनी के ऊपर जब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि फरवरी के एंड के बाद उसका पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसको बंद करने का अनाउंसमेंट किया था, तब भी मैं आपको मतलब वीडियो बना के शेयर करके यही बताया था कि कंपनी का रिजल्ट इस बार बहुत खराब आने वाला है। क्यों? क्योंकि मेनली पेटीएम पेमेंट बैंक से ही कंपनी का अर्निंग हो रहा था। तो जिस सेक्टर से अर्निंग हो रहा था उस सेक्टर को ही अगर बंद कर दिया है तो कंपनी का हालत कहाँ से कहाँ होगा आप सोचिए। तो बेसिकली जो चार्ट पैटर्न बना है जिसको देखकर बहुत सारे लोग शॉकिंग होंगे कि मैं आपको बार बार यही बोलता था कि कंपनी इसी रेंज के अंदर काम करे, मतलब बार बार वो इस लेवल को रिटेस्ट करेंगे और फाइनली इस लेवल को 320 लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो उसके बाद रुकेगा नहीं, बिग फॉल देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीपी इंफ्रा लिमिटेड। तो बेसिकली पीवीपी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर एक गुड अपडेट है। वो अपडेट क्या है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहा है, क्योंकि कंपनी का स्प्लिट करने जा रहा है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपया है। इसका मतलब एक के बदले आपको कंपनी 5 नहीं तो एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिएगा, उसके बाद काम करिए। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।